Hello guys, welcome to lecture 4 of crop management and production. आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाला है इरिगेशन के बारे में. ठीक है. सो इरिगेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा कि वाटर क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वाटर. ठीक है. फीचर्स ऑफ वाटर. पहला स्टेप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू ग्रो. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उन सब को वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड्स वाटर टू ग्रो. ठीक है. उसके बाद वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जितने भी प्लांट्स रहते हैं हमारे आसपास सबकी ग्रोथ यानी जब प्लांट बड़ा होता है और उसकी बॉडी डेवलपमेंट जो है जितने भी फीचर्स है, सपोज आप बोल सकते हो आप कि लीफ फॉर्मेशन होता है, शूट फॉर्मेशन होता है, रूट फॉर्मेशन होता है, इन सब के लिए हम लोगों को वाटर की जरूरत पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लांट्स नीड्स वाटर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. अभी वाटर जो है वो प्लांट का रूट्स जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और रूट्स के साथ साथ या आई मीन पानी जो रहता है सॉइल में उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो भी पानी के साथ प्लांट्स का वेरियस पार्ट्स में चला जाता है, आई मीन स्प्रेड हो जाता है. ठीक है. तो आप लिख सकते हो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड by the roots of the plant along with water the nutrients also travels और आप बोल सकते हो reach to various parts of a plant. ठीक है. जो वाटर जो है जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो पानी के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं वो लोग भी प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में चले जाते हैं. ठीक है. अभी अगर आप एक प्लांट पकड़ो, ठीक है, ये सपोज एक प्लांट है, इसमें प्लांट का जो बॉडी है उसमें 90% वाटर रहता है. ठीक है. ये वाला आप साइड में ऐड कर लो. प्लांट की जो बॉडी है उसमें 90% वाटर रहता है. ठीक है. अभी जब एक सीड का जर्मिनेशन होता है, आई मीन जब एक सीड मिट्टी में रहता है और उससे एक प्लांट निकलता है तब भी वाटर की जरूरत पड़ती है. ठीक है. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड. Water is required for germination of a seed. अभी वाटर का और एक फंक्शन भी है कि अगर किसी भी जगह पे हीट बहुत ज्यादा है या फिर ठंड बहुत ज्यादा है
आई मीन फोर्स्ड और हॉट एयर करंट अगर बोल सकते हो, अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे भी वाटर प्लांट की टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है. वाटर इज responsible for crops in both forced and hot air current. ठीक है. उसके बाद आता है, अगर सॉइल का मॉइस्चर जो रहता है ना, सॉइल में अगर हम लोग पानी नहीं डालते तो सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो ड्राई हो जाता है. तो सॉइल में जो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हम लोगों को वाटर की जरूरत पड़ती है. सो वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द मॉइस्चर. अब मॉइस्चर किस लिए चाहिए? मॉइस्चर इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों को प्लांट्स उगाना है उस मिट्टी में. तो अगर उस मिट्टी में पानी नहीं होगा तो प्लांट्स तो नहीं उगने वाला है ना. वाटर is responsible for maintaining moisture in the soil. ठीक है. वाटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मॉइस्चर इन द सॉइल. अब ये जो मॉइस्चर जो है इसको मेंटेन क्यों करना है हम लोगों को? मेंटेन क्यों करना है? मेंटेन इसलिए करना है क्योंकि हम लोगों को हेल्थी क्रॉप चाहिए. ठीक है. बिकॉज वी नीड हेल्थी क्रॉप्स. ठीक है. ये रहा वाटर के कुछ यूजेस, फीचर्स या फिर यूजेस बोल सकते हो आप. ठीक है. अब लोग लिख लो. ओके. अभी हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में. इरिगेशन. अब इरिगेशन क्या है? किसी भी एक जगह में अगर हम किसी रेगुलर इंटरवल में पानी डालते हैं या फिर पानी सप्लाई करते हैं तो उस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं. ठीक है. तो सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन. किसी भी एक जगह पे या फिर एक फील्ड में अगर आप रेगुलरली या फिर किसी भी एक टाइम इंटरवल में अगर आप पानी सप्लाई करते हो तो उसे इरिगेशन बोलते हैं. ठीक है. अब इरिगेशन का डेफिनेशन होता है, इरिगेशन is the process of supplying water at regular intervals to a piece of land और फील्ड आप बोल सकते हो.
ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स में अगर आप पानी किसी भी एक जगह पे सप्लाई करते हो तो वो जो प्रोसेस है उसे हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। इंटरवल्स टू क्रॉप्स आप लिख लो, ठीक है, ये ज्यादा सही होगा। टू क्रॉप्स, तो क्रॉप्स में अगर आप पानी रेगुलरली सप्लाई करते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। अभी जो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रहता है इरिगेशन का, ठीक है, वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन वेरी करता है। मतलब किसी एक क्रॉप के लिए अगर एक दिन में 3-4 बार आपको इरिगेशन करना पड़ता है, 3-4 बार आपको पानी सप्लाई करना पड़ता है, किसी और क्रॉप के लिए आपको नहीं करना पड़ेगा, उसमें शायद 1-2 दिन में एक बार देंगे आप लोग पानी, है ना। वैसा सेम नहीं रहता, सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है। अगर किसी एक क्रॉप को, सपोज आप लोग पेड़ी पकड़ते हो तो उधर लाइक एवरीडे रेन चाहिए, है ना। बट अगर आप एक मैंगो ट्री या फिर मैंगो गार्डन अगर आप पकड़ते हो तो उधर हर रोज पानी नहीं चाहिए, है ना। तो इसमें और एक पॉइंट आप ऐड कर लो, द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम of irrigation vary from crop to crop, season to season and soil to soil. Vary from crop to crop, season to season, soil to soil. The frequency and the time of irrigation vary from crop to crop, season to season and soil to soil. अभी समर सीजन में जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो ज्यादा होता है, पता है क्यों? क्योंकि वाटर इवोपरेट कर जाता है ना। विंटर सीजन में वाटर इवोपरेट होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन समर सीजन में बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए समर सीजन में अगर आप देखो, आप पानी भी ज्यादा पीते हो क्योंकि आपकी बॉडी से भी वो वाटर निकल जाता है इवोपरेट होके, ठीक है। इन समर द फ्रीक्वेंसी of irrigation is more. अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज वाटर evaporates during summer, which results in the loss of water from crops. समर सीजन में फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि समर सीजन में इवोपरेट हो जाता है वाटर, तो क्रॉप से पानी लूज हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है ना। तो लॉस होने के बाद क्रॉप्स को फिर से पानी चाहिए, तो इसीलिए बार बार इरिगेशन करना पड़ता है क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी क्रॉप्स को मिले, ठीक है। अभी यहाँ पे सोर्सेस, इरिगेशन के जो सोर्सेस है, सोर्सेस क्या है? सोर्सेस जहां जहां से आपको पानी मिल सकता है इरिगेशन करने के लिए, कहाँ कहाँ से आपको पानी मिल सकता है उस जगह को अब सोर्सेस देखेंगे, ठीक है। तो सोर्सेस में आता है वेल्स, ट्यूबवेल्स,
ponds, lake, river, wells, ट्यूबवेल्स, ponds, lakes, river, उसके बाद डैम्स एंड कैनल्स। अभी यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हो, जितने भी सोर्सेस है सब फ्रेश वाटर सोर्सेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ओशन से या फिर सी से पानी नहीं लिया गया है। ये क्यों? रीजन बीइंग, जो ओशंस है वहाँ पे पानी में सॉल्ट रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्ट रहता है, और वो अगर वो वाला पानी अगर आप क्रॉप में दे देते हो तो वो हार्मफुल रहेगा क्रॉप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सोर्सेस, ये आप नोट कर लो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो मेथड्स रहते हैं, इरिगेशन का मेथड जो रहते हैं वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स। मेथड्स, अभी मेथड्स जो है उसमें दो टाइप का मेथड आता है। एक है ट्रेडिशनल मेथड्स, जो कि बहुत पुराना दिनों से चलता आ रहा है, अभी भी चलता है, लेकिन आप जो विलेजेस एरिया है वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे कम रहता है, ठीक है। और दूसरा होता है मॉडर्न मेथड्स, जो कि नया नया आया है कुछ साल पहले, और लाइक पंजाब वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है मॉडर्न मेथड्स, क्योंकि पंजाब को हम लोग क्या बोलते हैं, राइस फैक्ट्री आप बोल सकते हो, है ना। तो वहाँ पे मॉडर्न मेथड ज़्यादा यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स ये हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होता है, वेल्स, लेक्स और कैनल से हम लोग पानी को लिफ्ट करते हैं यूजिंग केटल और ह्यूमन लेबर, ठीक है। किसी भी गाय भैंस या फिर केटल्स, जो है केटल पॉपुलेशन रहता है वहां से उन लोगों को यूज करके हम लोग, या फिर ह्यूमंस को भी यूज करते हैं हम लोग, पानी को किसी भी कैनल, लेक या फिर वेल से खींचते हैं, ठीक है, खींच के फील्ड में सप्लाई करते हैं, ठीक है। सो वाटर फ्रॉम वेल्स, like lakes and canals are lifted using kettle or human labor and supplied to the field। हम लोग वाटर वेल, कैनल या फिर लेक से खींचते हैं यूजिंग केटल्स या फिर ह्यूमंस, ठीक है। यूज करके हम लोग जब वाटर खींचते हैं उसके बाद उस वाटर को हम लोग फील्ड में छोड़ देते हैं, तो तब क्रॉप को जाके पानी मिल जाता है ना। अब ये जो मेथड्स है, these methods are cost effective ये जो मेथड्स है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है बट लेस इफिशिएंट, क्योंकि इससे आज अब ज्यादा अगर क्रॉप रहता है या फिर ज्यादा बड़ा एरिया है फील्ड में,
तब उसको आप इरिगेशन नहीं कर पाओगे, वहां पे पानी आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक ह्यूमन या फिर केटल कितने ही देर तक चलेगा, है ना। दिस मेथड्स आर कॉस्ट इफेक्टिव बट लेस एफिशिएंट। दिस मेथड्स आर कॉस्ट इफेक्टिव बट लेस एफिशिएंट। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल रहता है, इन सब का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, आपका एनसीईआरटी में तो यहाँ पे जो मॉडर्न मेथड्स है उसमें दो रहता है, जिसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। अब और जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, तो उसको उसमें आपको सिर्फ एग्जांपल का नाम याद रखना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है पुली सिस्टम, और पुली सिस्टम उसके बाद है चेन पंप, पुली सिस्टम चेन पंप। पुली सिस्टम में क्या होता है, एक पुली रहता है, एक वेल रहता है, उस पुली में एक क्या बोलते हैं, एक बकेट टाई रहता है उस रूप में, तो आप पुल करके आप निकालते हो वैसा। ठीक है, उसमें उसको आप मोट भी बोल सकते हो, मोट। उसके बाद रहता है चेन पंप, तो यूजिंग ए चेन। ठीक है, उसके बाद होता है ढेकली और राहत, DHEK, ढेकली, और एक है राहत। राहत का और एक नाम भी है, उसे कहते हैं लेवल सिस्टम। ठीक है, अब ये जो राहत है ना, इसमें एक रोटेशन के लिए एक एरिया रहता है। ठीक है, और वो जो मशीनरी जो बनाया हुआ है, वो मशीनरी में एक केटल या फिर ह्यूमन उसको रोटेट करता है। जब वो रोटेट करता है तो वो नीचे से, मिट्टी के नीचे से एक पंप रहता है। ठीक है, वो पंप उस वेल से पानी खींचता है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में रहेगा। ठीक है, उससे आप देख लेना। ये 4 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं बस, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक, लेवर सिस्टम। उसके बाद पंप्स, और एक चीज है पंप्स, इसमें अब थर्ड वाला रहे तो पंप्स। पंप्स जो रहते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, या फिर सोलर एनर्जी यूज होता है, या फिर बायोडीजल यूज होता है, डीजल। ठीक है, और उसके बाद बायोगैस, वो यूज करके वाटर को लिफ्ट करते हैं। पंप्स आर यूज्ड in lifting water, pumps are used in lifting water. Electricity, biogas, solar energy and electricity, biogas, solar energy and diesel are used to operate the pump, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। ट्रेडिशनल मेथड जो है उसमें वाटर फ्रॉम वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स आर लिफ्टेड यूजिंग केटल और ह्यूमन लेबर। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में किसी भी वेल, लेक से हम लोग पानी खींचते यूजिंग ए केटल और ए ह्यूमन लेबर। ठीक है, दिस मेथड्स आर कॉस्ट इफेक्टिव बट लेस एफिशिएंट। इसमें खर्च कम होता है, लेकिन ज्यादा देर तक आप
किसी भी एक केटल या फिर ह्यूमन को चला नहीं सकते, और आप लार्ज एरिया में इरिगेशन नहीं कर सकते विद दिस टाइप ऑफ मेथड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल्स है पुली सिस्टम, जिसको आप मोड भी बोलते हो, चेन पंप, ढेकली और राहत। राहत को आप लेवल सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद पंप्स आर यूज्ड इन लिफ्टिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, सोलर एनर्जी एंड डीजल आर यूज्ड टू ऑपरेट द पंप। ठीक है, पंप को ऑपरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, डीजल और सोलर एनर्जी चाहिए रहता है। देख लो आप ये ओके, ट्रेडिशनल मेथड्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स में सबसे पहले आता है दे आर मोर इफेक्टिव या फिर मोर एफिशिएंट। ठीक है, मोर इफिशिएंट। मॉडर्न मेथड्स आर मोर इफिशिएंट। दूसरी बात जो आता है, इसमें वाटर जो है वो ज्यादा सेव होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता। ट्रेडिशनल मेथड में वाटर वेस्ट भी हो सकता है, लेकिन इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता। वाटर इज यूज्ड मोर इकोनॉमिकली। वाटर इज यूज्ड मोर इकोनॉमिकली। अभी इसमें आप और एक पॉइंट ऐड कर लो, इट इज ए boon to ड्राई एरियाज। जितने भी सूखे एरियाज है वहां पे ये मॉडर्न मेथड्स एक बूंद की तरह काम करता है। ठीक है, ओके। अभी इसमें दो टाइप है। ठीक है, टू टाइप्स। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम को। यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम। ठीक है, ड्रिप। तो स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ पे यूज होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होता है अनइवन लैंडमास, एक ऐसे जगह जहां पे लैंडमास इवन नहीं है, मतलब ऊपर कवर है बहुत ज्यादा। ठीक है, उस जगह में स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होता है। यूज्ड इन एरियाज विथ uneven land mass, used in areas with uneven land mass। ठीक है, उबड़ कबड़ जगह में ये वाला स्प्रिंकलर सिस्टम ज्यादा यूज होता है। अभी इसमें रहता क्या है? ठीक है, एक परपेंडिकुलर पाइप रहता है, परपेंडिकुलर पाइप with rotating nodules, rotating nozzles। इसमें परपेंडिकुलर पाइप रहता है रोटेटिंग नोजल्स के साथ, which are connected with main pipeline,
विच आर कनेक्टेड विद द मेन पाइपलाइन। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके ये बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सपोज अब वेल है, यहाँ पे एक वेल है, यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पंप यहाँ से पानी लेगा नीचे से वेल से, और इसका जो मेन पाइपलाइन है ऐसे रहेगा, ठीक है। ये है मेन पाइपलाइन, मेन, और इसमें ये सपोज आपका फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है। यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा, उसमें परपेंडिकुलर पाइप रहेंगे ऐसे, वो पाइप ऐसे ऐसे मिट्टी में खड़ा रहेंगे वो पाइप्स, ठीक है। और इसके ऊपर एक नोजल रहेगा जो कि रोटेट कर रहा होगा। जैसे कि आप सपोज ये जो कैप है ये रोटेट कर सकता है ना ऐसे, ये कैप रोटेट कर रहा है, वैसा ही उसमें ऐसे रोटेटिंग नोजल्स हैं जो कि रोटेट करेंगे और उसमें होल होंगे, ठीक है। जब यहाँ से जो वाटर है वो पंप करके यहाँ तक जाएगा तो उस पाइपलाइन के सहारे ये परपेंडिकुलर पाइप के जो नोजल्स है उस नोजल से वो निकलेंगे। लेकिन अब वो नोजल्स तो रोटेट कर रहे हैं, क्यों रोटेट कर रहे हैं? प्रेशर के लिए, वाटर का जो प्रेशर है उसकी वजह से नोजल्स रोटेट करेंगे। तो जब वो नोजल्स रोटेट करेंगे ऐसे, तब इसमें नोजल्स में जो होल्स रहता है, ठीक है ना, होल से वो पानी निकलेगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा। मतलब इतना सारा, सपोज आप बोल सकते हो इतना सारा एरिया में पानी जाएगा। जस्ट लाइक रेनफॉल, जैसे रेनफॉल होता है सेम टू सेम वैसा ही पानी वहां पे गिरेगा, ठीक है, मिट्टी में ऐसे। यहाँ पे भी ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे नोजल्स रहेंगे, नोजल्स रहेंगे, ऐसे पानी निकलेगा, यहाँ पे ऐसे पानी निकलेगा, ऐसे पानी निकलेगा, ठीक है। ये है मेन पाइपलाइन, ठीक है, which are connected with the main pipeline. The perpendicular pipes with rotating nozzles which are connected with the main pipeline. अभी when the water is passed, when water is passed through main pipeline, when the water is passed through main pipeline under pressure, with the help of pump, the nozzles of perpendicular pipe rotates, the nozzles of perpendicular pipe rotates, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, as the nozzles rotates, the water is sprinkled out just like rainfall, ठीक है। जब पानी मेन पाइपलाइन से पास होता है प्रेशर में पानी रहता है, क्योंकि वहां पे जो मोटर रहता है या फिर पंप रहता है वो पंप करता है, ठीक है, तो पानी में प्रेशर में रहता है। जैसे कि वो पानी परपेंडिकुलर पाइप जो रहता है मिट्टी में वहां पे जाता है, तो परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर जो नोजल्स होते हैं वो रोटेट करते हैं। रोटेट करने की वजह से जो वाटर है वो स्प्रिंकल होता है, मतलब यहाँ पे भी जाता है, यहाँ पे भी जाता है, यहाँ पे भी जाता है, यहाँ पे भी जाता है ना। वाटर रोटेट करने के बाद नोजल रोटेट करने के बाद वाटर स्प्रिंकल होता है। तो जब वो वाटर स्प्रिंकल होता है तो रेनफॉल जैसा मिट्टी में गिरता है, एकदम डिट्टो रेनफॉल जैसे पड़ता है वैसे ही गिरता है, ठीक है, मिट्टी में। हो गया अभी ये यूजफुल फॉर, इसमें लॉन्स एंड
कॉफी प्रोडक्शन, ठीक है। कॉफी प्रोडक्शन के लिए ये यूज होते हैं, ठीक है। आप लिख लो ये वाला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम, ठीक है। खत्म हो गया भैया। अभी हम लोग पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम। अभी ये ड्रिप सिस्टम जो है वो लगभग स्प्रिंकलर सिस्टम के बराबर, या आप बोल सकते हो सिमिलर है, सेम टू सेम ही है। बस उसमें जो वाटर स्प्रिंकल होता था ना ड्रिप सिस्टम में, परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर जो नोजल रहता है उसमें जो वाटर स्प्रिंकल होता था, इसमें वाटर स्प्रिंकल नहीं होगा। इसमें सीधे सीधे प्लांट्स की जो रूट्स रहेंगे उसमें वाटर जाके गिरेगा, ठीक है। इसका पॉइंट है द वाटर फॉल्स डायरेक्टली near the roots of the plant or crop drop by drop। इसमें वाटर क्या होता है, वाटर जो क्रॉप के या फिर प्लांट्स के रूट्स रहेंगे ना, उस रूट्स के एकदम पास जाके वो पानी गिरेगा, तब वो रूट्स ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि वो सीधा रूट्स में गिरेगा तो रूट्स ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना। उसके बाद इसमें और एक पॉइंट है, बेस्ट फॉर वाटरिंग इन गार्डन्स। बेस्ट फॉर वाटरिंग इन गार्डन्स, गार्डन्स में ज्यादा बेहतर रहता है इसको वाटर करने के लिए, या फिर फ्रूट प्लांट और ट्रीज, गार्डन फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज। It is a boon for dry regions। अब ये boon for dry regions क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें पानी वेस्ट कम होगा। अगर सीधे सीधे रूट्स में अगर पानी गिरता है तो प्लांट्स पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर आप एक मग ले लो, सपोज, है ना, या फिर मैं ये पेन का कैप लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉपर के साथ अगर इसमें पानी डालूं, सपोज एक ड्रॉप करके इसमें अगर मैं पानी डालूं, सपोज ये ड्रॉपर है, इसमें एक ड्रॉप करके अगर मैं इसमें पानी डालूं, तो जितना भी पानी मैंने ड्रॉपर से गिराया है वो सब इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन उसी जगह अगर मैं एक बड़ा सा बकेट लूं और यहाँ से पानी डालूं ऐसे ऐसे करके, तो ज्यादातर पानी बाहर चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, या फिर ये बूंद बोल सकते हो आप। बूंद का मतलब पता है ना, क्या बोलते हैं, कर्ज का ऑपोजिट, कर्ज का ऑपोजिट को बूंद बोलते हैं, है ना। तो बेस्ट फॉर वाटरिंग गार्डन्स फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज, गार्डन्स फ्रूट प्लांट्स और ट्रीज में ज्यादा इफेक्टिव रहता है ये, और ड्राई रीजन्स में बहुत ज्यादा काम में आता है, क्योंकि ड्राई रीजन्स में वैसे ही पानी कम है, तो अगर पानी वेस्ट भी हो जाए तो फिर और संकट है ना। तो इसलिए एक एक ड्रॉप में अगर एक ड्रॉप करके अगर नीचे प्लांट के रूट्स में ही पानी गिरता है तो पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। इसका डायग्राम ऐसा होता है,
सेम टू सेम उसके जैसा ही, स्प्रिंकलर सिस्टम जैसा ही। सपोज ये एक पंप है और ये आपका वेल है, ठीक है, ये आपका वेल है। इसमें से वो पानी लेगा पंप, ठीक है, इसमें से पंप पानी लेगा और यहाँ से पानी अगर छोड़ेगा, ये अगर आप फील्ड बोल सकते हो, ये अगर फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसे ग्राउंड में। और सपोज यहाँ पे क्रॉप है, यहाँ पे भी 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 क्रॉप है। तो पानी यहाँ से निकल के सीधा ही जाता है, वो मिट्टी में, ये जो पाइप का लाइन है मिट्टी में पड़ा रहता है, तो यहाँ पे पानी ऐसे जाता है सीधा, यहाँ पे पानी ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। तो यही था आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका जो स्टोरेज रहता है, या फिर क्या बोलते हैं, वीडिसाइड, वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो वाला पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपका ये वाला चैप्टर जो है, चैप्टर 1, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। टोटल 5 लेक्चर्स है इस चैप्टर के, और नेक्स्ट क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो चैप्टर है, चैप्टर 2, वो वाला स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।